सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में न्यू एनसीईआरटी क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 का जो 3 बुक है, इस तीनों बुक में नेशनल मूवमेंट जहाँ जहाँ दिया है जिस चैप्टर में, मैं आज उसको कवर कर रहा हूँ। इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट 2-3 बीपीएससी में नेशनल मूवमेंट खास करके न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी पूछ रहा है। मैं भी उसको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ कब कब पूछा है। एक क्वेश्चन 56 से लेके 59वीं बीपीएससी में पीटी में क्वेश्चन पूछा है। मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर क्लास 8 का मैं एनसीईआरटी का वो लाइन दिखाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन उठाया है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये 56 से 59 बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन है। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से कीजिए, उसके ऑप्शन पे काम कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है 1920-22 के नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। देखिए, ये सिर्फ ये बिहार में ही मान्यता नहीं था, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, आसपास के बिहार में, पूरे देश में कई जगह ऐसा था कि गांधी जी जो है ना धर्म के प्रतीक हैं, मसीहा हैं, इसलिए उनकी क्या होगी, जीत होगी। तो इसको देखिए, क्लास 8 के एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया है। ये क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये एक उस समय ऐसा न्यूज़पेपर में छपता था। देखिए यहाँ पे आपको देखिए गांधी जी सारथी बने हुए हैं कृष्ण के, बाबा के देखिए नेहरू जी हैं और बाकी और सब यहाँ स्वतंत्रता सेनानी आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए पिक्चर में लिखा हुआ है, जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, कई जगह लोग गांधी जी को एक मसीहा कि ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़िएगा, और एक मैं क्लास 12 का न्यू एनसीईआरटी का भी मैं कुछ चीज़ वहाँ भी ये चीज़ डिस्कस किया गया है, ठीक ना। ये 69 बीपीएससी का पीटी का ही क्वेश्चन था शायद। इसमें पूछा था कि अम्माबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। यहाँ ऑप्शन क्या है, कर्नाटक। ये देखिए न्यू एनसीईआरटी 8 क्लास में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कर्नाटक की अम्माबाई, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आप कोई और बुक पढ़ के गए हिस्ट्री का और एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गए, तो हो सकता है उस बुक में इसका जिक्र ना हो, कर्नाटक की अम्माबाई का जिक्र ना हो, तो हो सकता आपके वो माइंड में ना रहे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाएंगे, जो कि एक्सटेंडेड बुक माना जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 6 में ये हुआ कि बहुत लोगों से क्वेश्चन नहीं गलत हो गया था क्योंकि जब एनसीईआरटी का था। तो यही मैं बार बोलता हूँ, अभी भी समय है, लगभग अभी आपके पास अच्छा खासा 45-50 दिन का समय मोटामोटी बचा हुआ है। तो अभी भी कुछ एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट मैं ऑलरेडी पहले भी यूट्यूब पर डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका गारंटी है कि क्वेश्चन बनेगा। और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 साल का देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कैसे पूछे जा रहा है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर भी काम कर लीजिए, जो आपको काफ़ी फायदा देगा। बाकी ये क्वेश्चन जो 68 में पूछा था, गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर जिससे ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है, ये जो है ना बाबा रामचंद्र है। ये क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है। मैं इसको भी जब पढ़ाऊँगा तो दिखाऊँगा। फिर ये क्वेश्चन भी क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी में, क्लास 10th का जो न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का, उसमें एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, बस एक ही चैप्टर आपके काम के लगेगा। बाकी उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको हमको नहीं पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन जो नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, डायरेक्ट हूबहू लाइन वहीं से उठाया, मैं ये भी आपको दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन भी मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये जो जितना ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये सब कहीं ना कहीं न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 और क्लास
ट्वेल्थ मिला के यहाँ से आपको पूछा गया। तो लास्ट जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी 68 हो या 69 हो या इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ, तो इस तीनों न्यू एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन आ रहा है। मैं बहुत ही कम आपका समय लूँगा, बहुत कम टाइम में ये तीनों चैप्टर में इंपॉर्टेंट कवर करा दे रहा हूँ। बाकी आगे के और लेक्चर में ऐसे हिस्ट्री या अदर जितने भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी में कहीं भी इंपॉर्टेंट डेटा इनफैक्ट है, मैं वो आपको कवर कराऊँगा। क्लास 8 का ये एनसीईआरटी 8वां चैप्टर, जिसमें कि नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 तक के घटनाक्रम को बहुत ही शॉर्ट में कवर किया, लेकिन हाँ ठीक ढंग से इसमें आप इसको बोल सकते हैं कवर क्या ये। तो वही राष्ट्रवाद, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में जिस तरह से अंग्रेज़ों ने उस क्रांति को दबाया, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का स्थापना होती है और भी कई सारी छोटी छोटी पार्टियाँ बनती है, उससे हमारे देश के लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना क्या होती जगती है। उसी चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है कि लगभग 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में यह साफ दिखाई देने लगे। मतलब कि राष्ट्रवाद का विकास यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे वो पूना संयुक्त सभा हो, इंडियन एसोसिएशन हो, मद्रास महाजन सभा हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस हो, इन सब संगठन ने कहीं ना कहीं भारत में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर आप स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि 1885 60-70 के दशक में कई राजनीतिक संगठनों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान किया, एकदम ये लाइन सही है। तो इतना से एक निचोड़ आपको बीपीएससी क्वेश्चन बना के क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर आप देखिए इसी समय कुछ कुछ जो एक्ट पास होता है, जैसे कि ये सब आपको फैक्ट याद होगा, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। 1878 में आर्सम एक्ट आया था, ठीक ना। उसी साल जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था। फिर 1883 में इल्बर्ट बिल भी आया था। तो ये सब चीज़ आपको ना थोड़ा सा ये क्रम याद रखिएगा, कौन सा चीज़ पहले हुआ। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है तीनों, इसका ऑप्शन दिया था क्रम सजाइए, ये पहले आया, ये पहले आया, ये पहले। ये सब थोड़ा सा प्लीज़ आप इसको वीडियो पॉज करके, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाई होगा, लेकिन मैं पहले बताया था मैं उन चीज़ पर फोकस नहीं करूँगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा वो एरिया जहाँ कि आप मिस कर जाते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आप आगे जो है ना कांग्रेस का स्थापना 1885 में 72 लोगों ने मिल के, ठीक ना। बाकी इसमें सब नरम दल के नेता थे, आपको पता ही था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी बार पूछ चुका है। नीरज जी के पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड ब्यूटीफुल इंडिया। इसमें आर्थिक परिणामों की बहुत ही तीखी आलोचना किया गया था। चलिए उस समय देखिए द इंडियन मिरर अखबार क्या लिखती है कांग्रेस के बारे में। बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है, सेंटर पॉइंट, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। अब यही स्टेटमेंट दे देगा आपको और पूछेगा ये किस अखबार में छपा था। तो हो सकता है कि और किसी बुक में ना दिया हो। एनसीईआरटी में देने का मतलब ये है, वहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना, एनसीईआरटी का बुक है। चलिए बाकी जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में देखिए क्या कहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष उस साल। यह कांग्रेस भारत के लिए एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की क्या है, संस्था। ये सब स्टेटमेंट बीपीएससी इस तरह से पूछता है। तो जब एग्जाम में पूछ देता है तो लगता है कहाँ से पूछ दिया। उभरता हुआ राष्ट्र मतलब वही 1950 के दशक में जब हाँ, इसे ध्यान रखिए कांग्रेस का कुछ मांग आप देख लीजिएगा। ये सब कांग्रेस की स्टार्टिंग में मांग क्या था, लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए, नमक कर, ये सब था कुछ कुछ स्टार्टिंग में कांग्रेस का जो है ना ये सब मांग था। एक बार आप ना इसमें देख लीजिएगा। चलिए अब ये बाल गंगाधर तिलक 1890 1900 के दशक में वही की मतलब कि संवैधानिक याचनाओं के द्वारा जो है ना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमको कुछ और करने की क्या है आवश्यकता। और यह नारा देते हैं क्या, स्वतंत्रता में राजनीतिक अधिकार से मैं लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक ये स्टेटमेंट आपको पता है। 1905 में बंगाल का बहन हो जाता है। बाकी इसमें डिटेल में कुछ दिया नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे इसमें आइएगा। तो हाँ 1906 में ये भी एक बार पूछ चुका। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। लीग ने बंगाल विभाजन का जो है क्या किया था, समर्थन किया था। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ठीक ना। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में इसको सरकार ने आपको एक्ट के जरिए क्या कर लिया था, मान ही लिया था। अब इसी बीच में 1915 में गांधी जी का साउथ अफ्रीका से 46 साल के बाद वहाँ से मतलब रिटर्न होंगे, ठीक ना। और महात्मा गांधी अपने गुरु जी के कहने पर पूरे साल भारत का क्या किए थे, दौरा किए, ताकि लोगों मतलब इंडिया में क्या हालात हैं वो उनको पता चल जाए। बाकी 3 छोटे छोटे मूवमेंट, चंपारण
अहमदाबाद और खैरा हुआ था, ये सब आपको पता ही होगा। फिर इसी बीच में क्या होता है कि रोड सत्याग्रह हो जाता है, और इसके खिलाफ जो ध्यान रखिएगा कि 6 अप्रैल 1919 को जो है ना अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया था, और पूरे देश में जो है ना हड़तालें शुरू हो गई थी। ये रोड सत्याग्रह में ऐसा डेट याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डेट दिया हुआ था, डेट आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। बाकी आपको जलियांवाला हत्याकांड में पता ही होगा, 13 अप्रैल बैसाख का दिन था, जनरल डायर जलियांवाला में हत्याकांड हुआ। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी गुस्से से नाइटहुड की उपाधि क्या करती थी, लौटा दी थी, इसको भी आप एक बार फैक्ट के रूप में देख लीजिएगा। चलिए, अब बाकी खिलाफत मूवमेंट होगा, फिर उसमें असहयोग आंदोलन होगा, तो इसमें सारी सब घटनाक्रम आपको मोटा मोटी पता ही है। चलिए, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ देश में, तो एक चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी लिखता है कि ठीक है, गांधी जी ने एक रचनात्मक कार्य और एक बहिष्कार का कार्यक्रम दे दिया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान को अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाले, ठीक है, और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ, मतलब कि जैसे कि असम में चाय के बागान में जो मजदूर काम करते थे, उनको घर आने को नहीं दिया जाता था। तो जब वो असहयोग मूवमेंट शुरू हुआ, ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में है, जब मूवमेंट शुरू हुआ तो उनको लगा कि नहीं, अब हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि उनका मेनली उद्देश्य ये था कि हमको घर जब मिले, तो उसका अलग मीनिंग था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि खैरा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। ये शायद यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ चुका है कि वन सत्याग्रह कहाँ हुआ या वन सत्याग्रह का संबंध किस मूवमेंट से है, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इन सत्याग्रहों में कई बार ये चढ़ाई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। तो कहने का मतलब सिंपल मेरा यही है कि ये चीज़ें हो सकता है कि स्पेक्ट्रम में भी मैं पढ़ा इतना अच्छे से नहीं दिया, लेकिन हाँ न्यू एनसीईआरटी इसका जिक्र करता है, इसलिए आपको इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे लिखा है, उन्हें यकीन था कि गांधी उन पर लगे कर को कम कर देंगे, वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन कानूनों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला था। तो ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बाकी पंजाब में सिख लोगों ने कार्य आंदोलन ऐसा करके किया था, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मतलब कि मैन गांधी जी पर पूरा इन लोगों को विश्वास है, इसलिए गांधी जी एक मसीहा के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। एक बार वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रतापगढ़ में किसानों ने भी यहाँ पे नाई धोबी मूवमेंट हुआ था। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में भी है, इस एनसीईआरटी में भी है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी एक बार पूछ भी चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे आपका, हाँ बाकी फरवरी 1922 में जो चौरा हत्याकांड होता है, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तो ये मूवमेंट क्या ले लिया गया वापस ले। उसके बाद स्वराज पार्टी बना था, ये सब आपको फैक्ट पता होगा। ये फैक्ट एक बार याद रखिए, जो कि लाहौर जो सेशन होता है 1929 में, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। बाकी जो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1929 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में किया गया था। तो ये फैक्ट जो है ना थोड़ा सा आप याद रखिएगा। बाकी दांडी मार्च, हाँ इसमें जो है क्वेश्चन बीपीएससी शायद 65 या 66 में पूछा था, गांधी जी कितने दिन चले थे, 24 दिन चले थे। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में, उसको भी आगे बताऊंगा। तो दांडी मार्च में पूर्ण स्वराज को लेके 1930 में जो चीज़ें हुआ था, और ये गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए थे। वहाँ पे नामकरण और क्या किया था, तोड़ा था। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी कर्नाटक की अम्माबाई था, इसको आपने देख ही लिया, ठीक ना। बाकी 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया सब आएगा, ठीक। 1937 में प्रांत में चुनाव होगा, 11 में से 8 प्रांत पे सरकार, कांग्रेस सरकार बनी, ठीक ना। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो ये सरकार ने वहाँ इस्तीफा दे दिया। हाँ इसमें ध्यान रखिए, 1930 के दशक में शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय फर्नांडीज दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी, ठीक ना, और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछ चुका है। चलिए
अब उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में इसमें बहुत कुछ ऐसा फैक्ट नहीं दिया है जो कि आप नहीं जानते होंगे, और सब सारे बुकों में यहाँ पे दिया ही है। हाँ, एक ध्यान रखिएगा कि मौलाना कबूल आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्म मक्का में हुआ था। हो सकता है अगर स्टेटमेंट बना के कभी पूछ दे। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे, और जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का जमकर क्या किया था, विरोध किया था। सी राजगोपालचारी जो 1946 में बनी अंतरिम सरकार के मेंबर भी थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी रहे थे। लोग उन्हें राजा जी के नाम से भी जानते थे। ये एक फैक्ट आप देख लीजिएगा। देखिए 1920 तक जिन्ना जो थे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ठीक ना। लिखा 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता कर अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को प्रेरित किया, और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के लिए सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचा। अब ये फैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर आप याद रखिएगा, हो सकता है जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए गफ्फार खान को खान बादशाह के नाम से जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांतों के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली बहिष्क आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1945 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की जो है उन्होंने आलोचना की थी। ये भी बार आप देख लीजिएगा। बाकी मुस्लिम लीग के द्वारा जो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, और ये इसी के साथ देश में जो काफ़ी दंगा भड़का था। ये भी बीपीएससी वर्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। तो क्लास 8 के एनसीईआरटी में इतना है। अब आते हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी, जहाँ से क्वेश्चन 68 में और 69 में बीपीएससी पूछा है। ये क्लास 10 का एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी भारत में राष्ट्रवाद है। इसमें भी वही स्वतंत्रता संघर्ष 1915 से लेके 1935 तक को कवर किया। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उतना डिटेल में जिक्र नहीं है। बाकी देखिए इसमें सिंपल सी बात वही है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी भारत में। डिफेंस बीएम में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चों की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, टैक्स में वृद्धि की गई, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया, ठीक ना। युद्ध के दौरान काफ़ी कीमत बढ़ रही थी, ठीक ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कीमत दुगुना हो चुका था। आम लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी। गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिससे कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। इस दशक में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल भी खराब हो गई, जिस कारण खाद्यान्न पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। इसी से फूल बीमारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल और महामारी का इतना लाख लोग क्या कहे थे, मारे चले गए थे। ये 1914 से लेकर लगभग 1920 तक के भारत की जो है ना स्थिति, ये ध्यान रखिए। इस में एक क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछ चुका है। चलिए ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। आगे चलिए, सत्याग्रह का विचार 1915 में गांधी जी लौटे थे साउथ अफ्रीका से, आपको पता ही है। चलिए बाकी इन्होंने सत्याग्रह का क्या मतलब है, ये तो खैर मेंस का हो गया, इसमें आपको पीटी से नहीं पूछेगा। बाकी ये 3 छोटे छोटे गांधी जी का मूवमेंट है, चंपारण, खैराव, अहमदाबाद, ये सब भी आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, ठीक ना। पिरोट एक्ट अभी मैं आपको बताया है, 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल हुआ था, मैं अटेंड कर दिया। इसका मैं पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। बाकी जलवा हत्याकांड ये सब आपका हो ही गया, ठीक ना। चलिए अब जो है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खिलाफत मुहिम में 2 नेता मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एक बार शायद पूछ चुका है। असहयोग ही क्यों, इस किताब का नाम है हिंद स्वराज। गांधी जी ने कब लिखा, 1909 में, बस ये डेट याद रखिएगा, ठीक ना। और गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले बोले थे, अगर हम और सहयोग ठीक ढंग से कर लेंगे तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। क्योंकि जो मूवमेंट हुआ उसमें कई कार्यक्रम था। तो सबसे पहले गांधी ने क्या कहा था कि पदवी लौटा देनी चाहिए, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये इनका जो मेन जो है बहिष्कारात्मक कार्यक्रम था, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। जब वो सहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो देखिए 2 तरह, ग्रामीण क्षेत्र में मूवमेंट हुआ और शहरी क्षेत्रों में हुआ। तो शहर में देखिए क्या क्या हो रहा। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थी इसको छोड़ दिए, हेडमास्टर से इस्तीफा दे दिए, वकील ने मुकदमा करना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। यही लाइन 68 बीपीएससी में आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ लिखा है ना, कौन सा सही नहीं है।
आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण स्कूलों को छोड़ दिया। अध्यापक देखिए सेम टू सेम वहीं फिर लाइन उठा के यहाँ से पूछा जा रहा है, बस आपको इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और देखिए शराब की दुकानों की पिकेटिंग का मतलब है कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा रूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जगह रास्ता क्या करते हैं, रोक देते हैं। विदेशी कपड़ों को जलाई गई। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। कीमत देखिए यहाँ लिखा, फैक्ट देख लीजिएगा पहुँच करके। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों को व्यापार करने, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन का फैला और लोग आयातित कपड़ों छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। लेकिन एक चीज़ दिक्कत ये हुआ कि ठीक है हम विदेशी वस्तुओं का यूज करने पर रोक हमने लगाया, लेकिन दिक्कत ये हो कि डिमांड जितना था उतना सप्लाई हम लोग नहीं कर पाए। यहाँ देखिए एक लाइन में लिखा हुआ है, कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले यह पढ़ाई महंगा होता था। फर्स्ट लाइन, गरीब उन्हें खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े पर लंबे समय का बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के अवसर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालत में दिखने लगे। अब यहाँ से हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन में भी बना देगा, थोड़ा सा आप लोग को वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, देख लीजिएगा। अब ये तो होगा शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा है, वही देखिए 68 का क्वेश्चन। वही अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। तो ये यहीं से क्वेश्चन आपको उठा के भी प्रेसी जो है आपसे पूछ चुका है। यहाँ देखिए ना, नाई धोबी मूवमेंट भी चल रहा था यहाँ पे इस इलाके में, ठीक ना। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के दौरे पे गए थे। तो इस क्वेश्चन यहाँ भी प्रेसी पूछ चुका है। चलिए बाकी इसमें अवध किसान सभा का गठन किया गया था। महीने भर में इस इलाके में जो है ना 300 से ज़्यादा शाखाएँ इसका बन चुका था। अगले साल जब वह सहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में एक ऐसे स्वरूप हो चुका था जिसमें कांग्रेस खुश नहीं था। ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी अब एक क्वेश्चन यहाँ से अभी बीपीएससी शायद नहीं पूछा है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ी में 1920 के दशक के बाद में एक और गुरिल्ला आंदोलन हुआ था, ठीक ना। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन जो है क्षेत्रों की, यहाँ भी सरकार ने क्या किया था, टैक्स लगा दिया था और आदिवासियों को जंगल या वहाँ जलावन लेने पे जो है ना मना कर दिया था। इसी में से एक नेतृत्व करता थे अल्लरू सीताराम राजू। ये आंध्र प्रदेश के गुडेम की पहाड़ी में ये नेतृत्व कर, उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, उन लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियाँ में उन्हें नहीं मार सकते जैसे कि बिरसा मुंडा या और भी लोग पहले जो कर चुके थे। तो राजू के व्यक्तित्व के चमत्कृत विद्रोह को विश्वास था कि वह ईश्वर के अवतार है, ठीक ना। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। मतलब अल्लूरी सीताराम राजू, उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों की खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस पर हमला किया, तो बाद में 1924 उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते, ये सब नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट के दौरान में घटनाक्रम हो रहा है। बगानों में स्वराज, जैसे मैं आपको बताया कि असम के चाय बगान में 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया था। इसके तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना परमिशन बगान से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। यह परमिशन उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिया, अपने घर चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया। यही बात क्लास 8 का इनिशिएटिव जिक्र करता है और क्लास 10 का इनिशिएटिव जिक्र करता है, ठीक है। चलिए, इसलिए अब तो हर एक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वह अपनी मंजिल पर कहने मतलब अभी गांधी जी लोग को कितना विश्वास हो रहा है, मसीहा के तरह लोग उनको जो है ना मानना शुरू कर दिए थे। चलिए बाकी अब क्या कहते हैं, इसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। इसमें 19 फरवरी 1922 में गांधी जी का मूवमेंट वापस लेना, 1919 में गवर्नमेंट एक्ट इंडिया आना, इस आपको पता ही होगा। फिर स्वराज पार्टी का गठन ये सरदार वल्लभ भाई नेहरू जी ने किया था, ये देख लीजिएगा। चलिए
आगे इसमें साइमन कमीशन का आना इसमें दिया हुआ है। इसमें 1928 में देखिए 27 में साइमन कमीशन गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था। बाकी यहाँ पे साइमन गोबैक का नारा, ठीक ना। 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन सब हुआ था। चलिए ये यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आपको पूछा जा चुका है। 26 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नमक यात्रा, ठीक ना। हाँ इसे ध्यान रखिएगा कि जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा शुरू करने से पहले 31 मांग किया था लॉर्ड इरविन से, जो कि उनको नहीं माना गया था। बाकी अल्टीमेटम दिया गया था, बाकी 31 मार्च तक उनका मांग, ध्यान 31 मार्च तक मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय 31 मार्च, ध्यान रखिएगा। और लेटर कब गांधी जी लिखे थे ये भी डेट याद रखिएगा, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय को एक खत लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछ देता है डेट देके, तो वहाँ काफ़ी एग्जाम हॉल में हो जाता है, पता नहीं क्या होगा आंसर। 78 लोगों के साथ गांधी जी चले 240 किलोमीटर, ये सब 24 देखिए। यहीं से शायद 66 या 67 पर कितने दिन की यात्रा था, तो ये सब हो सकता है किसी और किताब में ना हो, लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट दिया 24 दिन, 10 मील हम डेली चलते थे। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे, उन्होंने समुद्र पर पानी वार कर नमक बनाना शुरू किया। यहीं से सविनय अवज्ञा शुरू होता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ, दांडी में नमक बनाने के बाद या पहले, तो यहाँ पे जब नमक बना दिए 6 अप्रैल को, उसके बाद ही सविनय अवज्ञा शुरू होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चाहे बीपीएससी कुछ भी कहे आपको इसी का डेटा मानना है। बाकी मूवमेंट पूरे देश में जब शुरू होगा तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को जो है ना गांधी इरविन एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे, इतना देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी दिसंबर 1931 में सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए, लेकिन जिस पर्पज से वहाँ गए वार्ता नहीं हुआ, ठीक ना, ये भी आप देख लीजिएगा। बाकी 1934 आते आते दोबारा मूवमेंट ये शुरू नहीं हुआ, और ये 1934 में जो सविनय अवज्ञा भी आंदोलन को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। बाकी ये सब मैं आपको बता दिया। जो फिरोजा कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना होती है, इनमें भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे, ठीक ना। इसको वीडियो पॉज करके इफेक्ट है, उसमें और कुछ नहीं है। जब सविनय अवज्ञा शुरू हो गया तो इसमें देखिए लिखा हुआ लोगों ने मूवमेंट का फिर कैसे लिया। देखिए सबसे पहली बात यह था कि गांवों में संपन्न किसान समुदाय से गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन काफ़ी सक्रिय थे, ठीक ना। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी था, गिरती कीमतों से काफ़ी परेशान था, उनका नगद आय कम हो गया था और सरकारी लगान चुकाना काफ़ी नामुमकिन था। सरकार लगान कम नहीं कर रहा था, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, कई बार अनुच्छेद सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई था, लेकिन 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी क्या हुई, निराशा हुई। फल 1932 में फिर से दोबारा ये शुरुआत करें। मतलब ये हुआ कि देखिए सब लोगों के लिए यहाँ पे स्वराज या इस मूवमेंट में भाग लेने का मतलब क्या है, अलग अलग था। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, फला के साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए कांग्रेस, ठीक ना, जो पार्टी थी इसमें कई जमींदार उस समय जो हमारे देश में थे उन्होंने भी सहयोग दिया कांग्रेस पार्टी को बनने में, कई सारे सेशन में। तो कभी कभी क्या होती थी, कांग्रेस चाह कर भी जमींदारों का विरोध नहीं कर पाती थी, और चूँकि लड़ाई किसान और जमींदार में होती थी तो किसान कभी कभी इसमें रहता था कि पता नहीं कांग्रेस मेरा साथ देगी या ना देगी। एक लाइन लिखा हुआ है कि इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेसों के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे, क्योंकि जमींदार का सपोर्ट कांग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को आगे बढ़ाने में कई सारे अधिवेशनों में कई जमींदारों ने पैसा दिया था, तो कांग्रेस चाहकर भी जमींदारों का विरोध खुलकर नहीं कर पाता, हाँ करती लेकिन खुलकर जो नहीं कर पाती थी। अब जो भी हमारे देश में बिजनेसमैन थे वो क्या समझते, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने काफ़ी भारी मुनाफा कमाया था, वो ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया ताकि उनका बिजनेस फैल सके, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि व्यावसायिक हितों को संगठित करने के उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, 1927 में उन्होंने फिक्की का गठन किया था। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी.डी. बिरला से बड़े बड़े उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और वह सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। आंदोलन में काफ़ी आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने बेचने से इनकार कर दिया।
अधिकतर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर कोई किसी तरह का ब्रिटिश पाबंदी नहीं रहेगा और व्यापार उद्योग काफ़ी अच्छे से फले फूलेगा। अब देखिए में लिखा भी है, गोलमेज जो सम्मेलन चूँकि सफल नहीं हुआ, उसके बाद बिजनेस संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वो लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में बढ़ते समाजवाद के प्रभाव से डरे हुए थे। इसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे युवा, जयप्रकाश नारायण जी, जो समाजवाद की विचारधारा के समर्थक थे। तो कांग्रेस में इस तरह का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि उद्योगपति इस विचारधारा को उतना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस पे छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे गांधीवादी विचारों को, कम वेतन या खराब, ये सब किया। ठीक ना, कई जगह हड़ताल भी हुआ था। 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों में हज़ार मजदूर गांधी टोपी पहनकर रैली में भाग भी लिया था। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। लगता था कांग्रेस को कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर हो जाएंगे और समाजवादी विरोधी ताकतें हमें फूट पड़ेगी। ये देखिए, किसान के साथ ये समस्या थी, कांग्रेस के साथ ये समस्या थी, चाहे वो किसान के साथ हो या मजदूरों के साथ है, क्योंकि जमींदार सपोर्ट कांग्रेस को कर रहे थे, तो किसानों की समस्याओं को चाहकर भी नहीं उठा पाते। तो यहाँ भी देखिए इनके साथ, लेबर के साथ भी यही समस्या है। बाकी देखिए एक चीज़ देखिए, पूरा पूरा टाइम लाइन दिया हुआ है, कब कब क्या क्या हुआ है, महत्वपूर्ण तिथियाँ। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको फैक्ट को एक बार देख लीजिए। अगर क्रम वाइज कभी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है ना बन सकता है। चलिए, बाकी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक बड़ा इसका एक विशेषता ये भी था, इसमें महिलाओं ने बड़े लेवल पे भाग लिया। देखिए, गांधी के नमक सत्याग्रह में हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आती थी, जुलूस में भाग लिया, नमक बनाया। ठीक है ना, आगे देखिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट मिलेगा। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पैकेटिंग में तो उसके सामने धरना देती थी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में मैक्सिमम ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी। ठीक ना, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिला, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट यहीं से बीपीएससी यूपीएससी बनाता है, ऊंची जाति की महिलाएं, निम्न महिलाएं। अब यहाँ से अगर आप एकदम लाइन को पकड़िए और अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको अच्छे से टिक कीजिए। गांधी के आह्वान पर औरतों में राष्ट्र की भावना जगी थी, ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा में एक लिमिटेशन ये भी था, इसमें जो है खास करके जो दलित वर्ग थे वो इस पे जो है ना कम भाग लिया। और लिखा हुआ ना, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणाओं से प्रभावित नहीं थे। ऐसा एक ही समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनी पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी का ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज स्थापित नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को क्या कहा, हरियाणा ईश्वर की संतान बताए। गांधी क्वेश्चन पूछ चुका है। उन्होंने मंदिरों, पब्लिक प्लेस, ये सब पर अधिकारों के सत्याग्रह भी किया। ठीक है, देख लीजिएगा। ये मतलब ये तो बहुत, उसमें कुछ चीज़ें नहीं है, एक बार आप रीडिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, मतलब कि दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन का संगठित किया। देख लीजिएगा। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में गांधी जी के साथ उनका काफ़ी क्या हो गया, विवाद हो गया। ठीक है ना, जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग को मान ली तो गांधी जी जब उसमें SC ST को अलग दे दिया था तो गांधी जी आमरण आंसर पर बैठ गए थे। ठीक है, चलिए। बाकी अम्बेडकर ने गांधी जी की बाद में वही एग्रीमेंट हुआ था, सितंबर 1930 में पुनः पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में SC के नाम से जाना गया, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में रिवर्स सीट दे दिया गया था। चलिए देख लीजिएगा। बाकी इस एनसीईआरटी में और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी मैं इसका PDF फिर कर दूंगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये क्लास 12th का न्यू एनसीईआरटी है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय मूवमेंट। अब देखिए इसमें, हालांकि मैं दो जो बुक अभी आपको क्लास 8 और 10 का बताया, उसमें बहुत कुछ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अब इसमें वो चीज़ जो कि दोनों बुक में नहीं, फिर मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए, इतिहासकार चंद्रन देव ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। ये था एक लाइन, किसने
ऐसा लाइन का पूछ सकता है। बाकी 15 गांधी जी वापस आते सब जगह दिया गया है, ठीक ना। लाल बाल पाल क्वेश्चन बार पूछ चुका है, ये आप लोग को पता है किनको कहा जाता है। गांधी जी को उनके गुरु गोखले जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और यहाँ के लोगों को जान सके। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में BHU के उद्घाटन में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में राजा और मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था, ठीक ना। इसमें एनी बेसेंट भी मौजूद थी, ठीक ना। तो ये सब थोड़ा सा इनकी पहली अगर पब्लिक कहीं अगर जो उपस्थिति हो रही है, ये कहाँ हो रहा है, BHU के उद्घाटन समारोह में हो रहा है। और जब इनका भाषण देने का बारी आया तो इन्होंने ये कहा, देखिए क्या कहा, कि निश्चित ही यह विश्वविद्यालय बनना अच्छी बात है, किंतु उन्होंने वहाँ धनी और सजे सबरे लोगों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि जब तक हम किसान मजदूर सबको ना ले लेंगे तो इस देश को आज़ादी नहीं मिलेगा और ये स्वशासन का मतलब भी नहीं होगा। ये लाइन यहाँ पे इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कथन बना के दिया था, देखिए 68 का ही क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख पब्लिक भाषण BHU में दिया था, देख रहे हैं यहाँ से, ये NCERT का लाइन है। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक का नाम है लुई फिशर लिखा है किताब में, और सहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम है, जब ये मूवमेंट फॉर किताब में लिखा हुआ है। जब मार्च 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह का आरोप लगा और सहयोग मूवमेंट में चुनावी घटना के कारण, तो जो इनको जब गिरफ्तार किया गया, इनकी जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए इस एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे अलग मत रखते हैं, वे भी आपको सच्चा, आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया आवश्यक था। लेकिन जज ने यह भी कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना हो संभव हुआ, तो इससे मुझे ज़्यादा और खुशी नहीं होगी। ये उसी का स्टेटमेंट है। कितना प्रभावित है ये आदमी जज। अब वही जैसा कि क्लास 8 के NCERT में था कि गांधी जी एक जन नेता बन गए। 1922 तक गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद को एकदम से चेंज कर दिया, जो वो बोलते थे वही करते थे, ठीक ना। इनके मूवमेंट में जो है ना हजारों किसान श्रमिक कारीगरों ने भाग लिया, ठीक ना। इनको महात्मा गांधी जी उन्हीं की तरह वस्त्र पहनते थे, उन्हीं की तरह भाषा बोलते थे, तो गांधी जी से सब लोग जुड़े हुए महसूस करते थे, ठीक ना। चलिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के लिए अपना तन स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। ये ध्यान है। और चरखा तो गांधी जी चलाते हैं। क्लास 12 के NCERT में एक चीज़ और लिखा गया है कि 1920, 21, 22, 23 में गांधी जी जहाँ भी गए वहाँ उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ़ों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों को निर्देश देने की जो है ना अस्वीकृत करने की शक्ति, मतलब कि इस समय चमत्कारिक और कुछ अविश्वसनीय घटनाएं थी जो कि गांधी जी को था एक ना मसीहा के रूप में जो है ना दिखाया गया, या मतलब उस समय लोग मानते थे। तो फिर देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए कुछ अफवाह इसमें किताब में लिखा हुआ, ऐसी अफवाहें थे कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपराध रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए। जिसमें लिखा हुआ है, गोरखपुर में एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उनके घर में आग लग गई। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। मतलब ऐसा कुछ अफवाह जो है मतलब कि था उसमें। ये
12th क्लास के एनसीईआरटी है, एक बार अगर आप इसको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देसी जो रियासत था वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना के लिए प्रजामंडल का गठन हुआ था। ये बीपीएससी शायद 68 एक्सपीरियंस में पूछा है, एक बार देख लीजिएगा। अब ये इसमें और ज़्यादा फैक्ट नहीं है, जितना भी था मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें वही नमक सत्याग्रह होगा, सब कुछ वही फैक्ट है कि कांग्रेस का लाहौर से 1929 में होना, पूर्ण स्वराज की मांग, 26 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस, ठीक ना। और इसमें विशेष दांडी यात्रा, इसमें फिगर के साथ इसमें कुछ चीज़ दिया गया है। वही 22 मार्च 3 हफ्ते के बाद, वही देखिए यहाँ देखिए 3 हफ्ता शब्द यूज किया है। 24 दिन को यहाँ 3 हफ्ता के बाद जो है ना वो वहाँ पहुँचे, और जो है 6 अप्रैल को दांडी यात्रा समाप्ति पर गांधी जी प्राकृतिक नमक को उठाते हुए, ये यहाँ पे एनसीईआरटी में पिक्चर भी दिया गया। बाकी 9 सत्याग्रह है कि सब मेंस का चीज़ें हैं, यहाँ पर भी उतना पीटी में नहीं पूछेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, हम कल नमक कानून को तोड़ेंगे। 5 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुँच गए, देखिए इतना लंबा चौड़ा ये भाषण दे रहे हैं। अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। चलिए, इसमें जब नमक यात्रा की प्रगति हो रही थी तो उसमें एक अमेरिकी पत्रिका टाइम ने गांधी को कट काठी पर हंसी आती थी उनको, ठीक ना। पत्रिका ने उनके लिए तकुए जैसे शरीर, मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन जब ये यात्रा आगे बढ़ा, आगे देखिए क्या लिखता है, इस पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जनसमर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी को साधु और कौन क्या कहने लगे, राजनेता। ये टाइम पत्रिका लिख रहा है, ठीक ना। बाकी इसमें सोविन अवज्ञा में महिलाओं ने काफ़ी तौर पे भाग लिया था, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझा कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखे। गांधी खुद उन असंख्य औरतों में से थी जो नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए इसमें गिरफ्तारी दी थी। ये इस महिला का नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने गए थे तो वहाँ पे ये कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने दिया चुनौती। मुस्लिम लीग का कहना था वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित का काम करती है। राज्य राजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके क्षेत्र में नियंत्रण नहीं है। और तीसरा चुनौती तेज तरह वकील डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का था, गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये देखिए स्टेटमेंट 3 तरह का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए लंदन में जो मीटिंग हुआ, राउंड टेबल मीटिंग सेकेंड, वहाँ पे कोई मतलब फैसला नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में वह देखिए क्या लिखता है, देखिए लाइन कितना अच्छा है। लिखा है, अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उनको गजब का आदमी बताती है। अब देखिए ये उसका लाइन है, वो अपने पत्र में अपनी बहन को लिखता है, ये देख लीजिएगा। बाकी 1934 में सविनय अवज्ञा खत्म होता है, 1935 में एक्ट आता है, ठीक ना। बाकी प्रांतीय चुनाव होता है, फिर सेकेंड विश्व युद्ध शुरू होता है, कांग्रेस की सरकार इस्तीफा देती है, ठीक ना। तो ये सब घटनाक्रम आपको पता ही होगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन को इसमें बहुत अच्छे से कवर नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, लेकिन हाँ ये गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन। पता है कि वह सहयोग सोचने के बाद तीसरा ही था नेशनल मूवमेंट, ठीक ना। बाकी फतारा 1943 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समांतर सरकार बना था, ठीक ना। ये बार UPSC भी यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पूछा है, और ये लंबे समय तक ये सरकार वहाँ पे रही थी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, इटली वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, और उसके बाद जो है ना स्वतंत्रता भारत को आज़ाद करने की जो है ना प्रक्रिया शुरू होता है। बाकी कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। और ये 12 बोलता हूँ, ये 16 अगस्त 1946 का याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब कि जिन्ना या मुस्लिम लीग को द्वारा मनाया जाता है। दंगा शुरू होता है और उसके बाद स्थिति काफ़ी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब 1945 में बावेल की जगह जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन क्या बने, वायसराय बने, और इसी समय जो है देश को जो है ना आज़ादी की घोषणा होती थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और कोई हाँ
15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था जिस दिन, उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? वो कलकत्ता में थे, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। वो 24 घंटे के उपवास पर थे। ठीक ना, चलिए। उनके जीवनी लेखक एक हैं डी.जी. तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी से चक्कर लगा रहे थे। ठीक ना, ये ध्यान। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि एकता बनाए रखो, शांति बनाए रखो। इन्होंने सबसे आग्रह घूम घूम कर रहे थे। बाकी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार के हत्या की गई थी। शाम का समय था, प्रार्थना सभा में जा रहे थे, याद रखिएगा। बाकी जब उनको हत्या की गई तो टाइम पत्रिका अमेरिका ने बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी। तो ये एक बार हो सकता है फैक्ट कभी कहीं अगर पूछ दे। ठीक ना। बाकी इसमें और भी ऐसा कुछ, हाँ, गांधी जी ने या नेहरू जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी पत्र गांधी जी को लिखा था, उसको ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया गया था। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का संकलन तैयार किया था। इसको ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का नाम दिया गया। ये बहुत सारा इसमें लेटर का है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना, जो कि आपको इसमें जानना चाहिए। बाकी इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन भी कर दिया, आप उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हो सकता है, अभी लगभग ये मैं 45 मिनट का वीडियो लिया हूँ, हो सकता है यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए। एक बार वीडियो देख लीजिए 2 की स्पीड में, बाकी एक बार PDF पढ़ लीजिएगा। अगले लेक्चर में और भी चाहिए बिहार बजट या बिहार सर्वे या बिहार स्पेशल और भी चीज़ें मैं धीरे धीरे इसमें लाऊंगा। बिहार करंट अफेयर्स भी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 10 नवंबर तक का हो गया। बाकी दिसंबर का, जनवरी, फरवरी बन रहा है, वो भी आपको 1 दिन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।